दोस्तों, स्वागत है वॉइस ऑफ स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं आज के इस क्लास में, क्योंकि होने वाले हैं बहुत ही अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चंस एसएससी जीडी। तो तैयार हो जाइए, लाइक शेयर पहले से ही कर दीजिए और बुला लीजिए सबको यहाँ पे, क्योंकि आज हम करेंगे हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो अक्सर देखते हैं आते हैं एग्जाम में, न केवल जीडी बल्कि हम काफी एग्जाम्स में देखते हैं कि इस तरह के हिस्ट्री क्वेश्चंस की कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है, तो वही फटाफट से चलते हैं हम सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात है कि इन दिनों जो भी वॉइस ऑफ स्मार्ट की क्लासेस चल रही हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड, तो प्लीज वॉइस ऑफ स्मार्ट की हर एक क्लास को फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं करंट अफेयर से शुरू होती है क्लास एंड देन रीजनिंग, तो इस तरह से क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए। स्टैटिक जी के हिंदी जीएस की क्लासेस 7 बजे हमारा सेशन भी देखिए। ठीक है, तो प्लीज क्लासेस को करते रहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाए। तो पहला प्रश्न क्या है, दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। यूं तो अगर मैं बात करूं तो ये तो हमें समझ में आता है कि दैमाबाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अक्सर हमने बात की है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दक्षिण की ओर हमें सबसे ज्यादा इसका एक्सटेंशन नजर आता है, मतलब कहां तक ये दक्षिण में कहां तक विस्तृत थी, तो दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। इसीलिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का ये दैमाबाद स्थल, जिससे हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, न केवल सिंधु घाटी बल्कि यहाँ पर ताम्र पाषाणिक की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली देखा जाए तो प्री हड़प्पन फेज यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके 3 चरण माने जाते हैं, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंतिम की ओर। तो शुरुआत चरण जिसके साथ जुड़े हैं एक और एज जिसे हम कहते हैं चालकोलिथिक, कॉपर। ठीक है, चालको मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, ये है इसका अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, तो जिस काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि तांबे का उपयोग होता है उसे चालकोलिथिक एज, कॉपर एज कहते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे पहली कौन सी धातु, सबसे पहला कौन सा मेटल मानव द्वारा यूज किया गया, तो भी उत्तर होता है कॉपर। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हड़प्पा के काफी सारे ऐसी चीजें हमें प्राप्त होती हैं जहां से हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस क्षेत्र से ज्यादातर ब्रॉन्ज से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उन्होंने कॉपर और टिन, इन दोनों को मिलाकर एक और चीज डेवलप कर दी थी, जो कि क्या नाम था, ब्रॉन्ज। ठीक है, कांस्य। तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी बोलते हैं। तो दैमाबाद में दोनों के ही आपको एज के, दोनों ही युगों के यहाँ पर समय, मतलब कितना समेकन मिलता है, मतलब एक तरह से उन दोनों का ही मिश्रण मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो दैमाबाद इट्स इन महाराष्ट्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से उत्तर है हमारा लॉर्ड वेवेल। एक्चुअली जो लॉर्ड वेवेल था वो इसमें, यानी आपके जो कैबिनेट मिशन थे उस समय शामिल नहीं थे। अगर हम कंटेम्परेरी वाइसरॉय का भी नाम ले लें तो उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका तो दूर दूर तक कहीं यहाँ रोल ही नहीं है, जबकि इन दोनों के साथ एक और व्यक्ति इसमें मौजूद थे कैबिनेट मिशन में, जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। अगर याद आए ना दोस्तों, तो ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स है जो 1942 में लेकर आया था क्रिप्स मिशन। याद आया, क्रिप्स मिशन, क्योंकि ये क्रिप्स मिशन भारतीयों के साथ समझौता करने आया था। उम्मीद कि हम इंडियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में इनका साथ दे देंगे, लेकिन इनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष या BR अम्बेडकर? उत्तर होता है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, दरअसल इनके द्वारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित की जाती है 1939 में, जहां पर हम देखते हैं कि एक दौर आ चुका था जब सुभाष चंद्र बोस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने आप को पीछे हटा लिया था, क्विट कर दिया था। क्योंकि अगर हम उनकी बात करते हैं तो दो अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस का नाता था। 1938 का हरिपुर अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक साल पहले ही ठीक कांग्रेस के नेता चुने गए। और 1939 में भी वो त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से चुने जा रहे थे एक अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के, तो वहां पर गांधी जी ने एक और कैंडिडेट को वहां पर खड़ा कर दिया था उनके विपरीत, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया, जहां पर हम जानते हैं दोनों के बीच में वोटिंग कराई गई थी। तो इस तरीके के व्यवहार, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय पर सुभाष चंद्र बोस जी को लगने लगा था कि जो वो एक्चुअल में करना चाह रहे थे वो यहाँ पर स्पेस उसके लिए नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो क्रांतिकारी, जो फ्रीडम यानी आजादी की जो आग उनके अंदर प्रज्वलित हो रही थी, उसके लिए वो कुछ इतना हटके और डटके करना चाह रहे थे, जहां पर कांग्रेस में वो एक सही स्थान उनके लिए नहीं था। इसीलिए बाद में जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो वहां पर उन्होंने साफ कहा था कि अपने खून से हस्ताक्षर करके जाइएगा एग्रीमेंट पे कि अगर आप इसमें आ रहे हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो एक डेस्परेशन जो उनके अंदर आग थी ना, एक कहते हैं ना उसको लेकर, आजादी को लेकर, तो एक अलग ही लेवल का था। ठीक है, तो इनके द्वारा ही स्थापित किया जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। 52 वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1562, 1526, 1536, 1576। अगर दोस्तों देखी जाए तो ध्यान से देखिए कितना कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है और कितने तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या एग्जामिनर ने ऑप्शन बताए हैं भाई। तो सबसे पहले ध्यान से इसे करना। कई बार क्या होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं इस बात को लेकर कि हाँ हमें ये क्वेश्चन आता है, हमें मालूम है और हम लोग जिसका आंसर लगा देंगे। कई बार जल्दी में जो है ना गलत आंसर सिलेक्ट हो जाता है, तो ये आप नहीं करेंगे। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? 1526। ठीक है, 1526, जिसमें हम देखते हैं कि 1526 का इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भारत में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, हम वैसे कई बार चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न के माध्यम से। होता क्या है ना कि जब भी ना एग्जाम की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं घूमकर ही पहला पानीपत का युद्ध बहुत आ जाता है। इसमें इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, कई किसी तरह से पूछ लिया जाता है, कभी कहीं किसी तरह से पूछ लिया जाता है। तो क्या है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर इसमें विजयी हुए, इब्राहिम लोदी पराजित। और इसी पर बाबर ने किसकी नींव रख दी थी? मुगल साम्राज्य। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सेम ईयर ही यानी उसी वर्ष भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और बाबर होते हैं उसके संस्थापक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता कहां फली फूली? गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, सिंधु नदी, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया उनके लिए एक सरल क्वेश्चन के रूप में एक नया क्वेश्चन है, और देखा जाए अगर जिन्होंने इसके बारे में कुछ समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। तो जब यहाँ पर आ रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे ज्यादा याद कर लेना है हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें नगर प्राप्त होते हैं सिंधु के आसपास, हम सिंधु नदी के पास देख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सिंधु नदी से हटकर कई जगहों पर, क्षेत्रों पर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मेजर हम साइट्स देखते हैं इस सभ्यता की, तो हमें सिंधु घाटी के पास नजर आती है, जो आधी से ज्यादा पार्टीशन के बाद यानी विभाजन के बाद चली गई है पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें से अगर हम सभ्यता के दो महान नगरों की बात कर ले, हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो माना जाए वो दोनों ही कहाँ है? सिंधु नदी के पास। मतलब हड़प्पा आपका रावी नदी के पास है, बट एग्जैक्टली वो किसका पार्ट कंक्लूड किया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के मेजर पार्ट में उसको काउंट किया जाता है। और एग्जैक्टली मोहनजोदारो हमें कहाँ नजर आता है? सिंधु नदी के पास नजर आता है। ठीक है, वहीं तुंगभद्रा नदी से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि तुंगभद्रा नदी पर जो है अगर कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध माना जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य
जिसने आपने नाम सुना होगा कृष्णदेवराय जैसे पॉपुलर रूलर का, तो जानते हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य के ही शासक रहे थे। ठीक है, और वही विजयनगर साम्राज्य किस नदी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, किस नदी के किनारे वो स्थित माना जाता है? तुंगभद्रा नदी, जिसकी कैपिटल थी हम्पी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? भगत सिंह, एम केलप्पन या फिर वीर सावरकर, शंकरन नायर? तो भाई बहुत क्लियर है, जब इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं तो देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। वैसे तो हालांकि देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, जहां इतने डेप्थ में ना पूछकर नॉर्मल क्वेश्चंस को थोड़ा सा कहीं कहीं पर एग्जामिनर फोकस कर रहे हैं। तो जहां पर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो भाई, जाने मत दो, क्योंकि ना जाने कब कब मौका फिर मिलता है और यही मौके से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन तैयार रहे। ठीक है, तो इसीलिए हर बाजी को जीतना है, यहाँ कोई भी बाजी को हारना नहीं है। ठीक है, तो राइज स्मार्ट के साथ ये वादा जरूर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जो वर्ड यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, तो उत्तर है भगत सिंह। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं ये भगत सिंह है। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं तो ये चीज देखने को मिलती है कि ये जो शब्द हमें नजर आते हैं इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, तो इसे दिए थे हजरत मोहानी ने। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो इनकलाब जिंदाबाद है इसका अर्थ क्या होता है? लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति जिंदाबाद। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति जिंदाबाद। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपने शायद बहुत रेयर देखा होगा, पर इस तरह का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा लगाया, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या है? तो वहां पर रेवोल्यूशन संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस आपको देंगे, तो उनमें से कई बार कंफ्यूजन होता ही होता है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो आप याद रखना लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन ही आपका उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नहीं था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, अमीर खुसरो? तो यहाँ बहुत ही क्लियर है भाई, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब कौन कहता है कि मैथ्स में ही आप लोग सॉल्व करते हैं या रीजनिंग में ही आप लोग ट्रिक्स लगते हैं? देखा जाए तो हिस्ट्री में भी दो तरीके हैं। अगर आपको अकबर के नौरत्न याद नहीं है तो अमीर खुसरो याद रख लो कि अमीर खुसरो तो इतना याद है कि अकबर के दरबार में नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली सल्तनत में थे। या फिर तरीका याद करने का दूसरा तरीका क्या है कि अकबर के आपको नौरत्न मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें से दोनों तरीके में से आप तरीका चुन सकते हैं, क्योंकि अकबर के नौरत्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लासेस जो मैंने राइज स्मार्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ की है, डीपी की, एमटीएस की गारंटेड बैच में, टॉपिक वाइज क्लासेस में, जो कि आप नहीं देखते हैं, और यही आपकी गलती है कि अगर लास्ट क्लासेस को आप देख लें बेटा तो आपको समझ में आ जाए कितनी परफेक्ट तैयारी आप कर सकते हैं विद इन लेस टाइम। ठीक है, और क्या ही करेंगे, चलती हुई जिंदगी है ना, तो दौड़ती हुई जिंदगी में दौड़ते हुए स्मार्ट क्लासेस कीजिए। ठीक है, ये मेरे सजेशन है। तो उसमें अगर मैंने टारगेट बनाया है आज कि मुझे 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो 50 क्वेश्चन में डेफिनेटली 30 क्वेश्चन ना जाने किसके लिए आपके लिए तैयार हो जाए, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो हर पल अगर ज्ञान लेना चाहो तो ज्ञान के लिए बहुत तरीके हैं, निर्भर आप पे करता है कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं। ठीक है, तो तानसेन जो है, जो कि हम बात करते हैं तो ग्रेट म्यूजिशियन, एक महान संगीतकार थे अकबर के दरबार में। वही टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री थे, इसीलिए इन्होंने जो मनसबदारी प्रथा बताई थी उसी पर अमल करते हैं। कौन? अपना रेवेन्यू सिस्टम, अकबर। रेवेन्यू सिस्टम यानी आप समझिए कर व्यवस्था। बीरबल, जो कि हम जानते हैं एक ऐसे ग्रेट एडवाइजर अकबर के, जो एक समझदार व्यक्ति जो इनके साथ रहते थे और बहुत ही किस्से सुने अकबर बीरबल की जोड़ी को लेकर। ठीक है, और बहुत ही मशहूर है बीरबल की खिचड़ी। तो अमीर खुसरो जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल किसके काल में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, कोर्ट पोएट थे कौन? ये
ये इनके दरबार में थे और ये एक कोर्ट पोएट जिसे हम कहेंगे बेटा दरबारी कवि। अच्छा, इतना ही नहीं, देखा जाए तो ये निजामुद्दीन औलिया जिनके बारे में हमने सुना है, ठीक है, जो दिल्ली में बहुत ही जिनकी मतलब दिल्ली में इनकी दरगाह है, बहुत ही पॉपुलर सूफी संत माने जाते हैं ये, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया उनके ये क्या थे, शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, औलिया के शिष्य थे। ये कई बार क्वेश्चन आता है। इवन इन्होंने बहुत सारी खोज की है, जैसे सितार, तबला, कव्वाली। कव्वाली से बहुत ज्यादा, कव्वाली की खोज करने वाले कौन है, तो अगेन अमीर खुसरो, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन ले जाया गया, जमान शाह, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर उत्तर है भाई नादिर शाह। नादिर शाह जिसने भारत में जो है आक्रमण किया था 1739 में, ईरान का यह शासक, ठीक है। नादिर शाह invaded on India, invaded on India। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि थे एक अजीब तरीके से रंगीले मिजाज के, जो कि दरबार में नृत्य में बीच में रहना और मतलब एक अजीबो गरीब उनका माहौल था, जिसके कारण उनको रंगीला मिजाज का कहा जाता था। तो एक्चुअली उनके शासनकाल में ये आक्रमण होता है। तो कहा जाता है कि ये यहाँ से ले जाते हैं मयूर सिंहासन, जिसमें लगा था कोहिनूर हीरा। तो ईरान के शासक नादिर शाह ने किया था आक्रमण, ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। जिस तरह से तैमूर का पूछते हैं ना कई बार कि आक्रमण किस वर्ष हुआ, तैमूर का तो याद है ना, अगर याद नहीं है तो तैमूर का आक्रमण याद कर लीजिए, 1398 तैमूर इन्वेडेड ऑन इंडिया, ठीक है। भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, ठीक है, भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण इंपॉर्टेंट है, ये ईयर तक इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं सेम टाइम हर क्लास में आपको अलर्ट करती हूँ कि यहाँ पर ये डेट आप रट लीजिए, ये ईयर रट लीजिए, कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। अगेन इतना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन अक्सर ये पूछ लिया जाता है, कई बार निर्माण कार्य को लेकर पूछ लिया जाता है। तो ये उत्तर होता है यहाँ अकबर, ठीक है। अकबर द्वारा बनवाया गया ये डोर ऑफ विक्ट्री भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, बुलंद दरवाजा, डोर ऑफ विक्ट्री। और ये बुलंद दरवाजा अगर आप देखोगे ना तो ये कहां पर है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी जो कि किसके द्वारा बनवाया जाता है, अकबर द्वारा। किस वर्ष बनवाया गया था, 1575 ईसा में। और अगर देखा जाए तो कौन से राज्य की विजय पर, गुजरात। हमने यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर दूं आप लोगों की, जब ये पूछा जाता है कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा, तो वहां पर ना स्टेट देते हैं, तो स्टेट का नाम जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, यहाँ ये स्थित है। लेकिन जब ये पूछा जाए किस राज्य के विजय पर, तब उत्तर आप लोगों का क्या होगा, गुजरात। क्या होता है कि दरअसल अकबर ने जो इतने सारे अभियान ये किए थे अपने दौरान साम्राज्य विस्तार को लेकर, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान इनका गुजरात विजय माना जाता है। एक्चुअल में गुजरात के शासक इतने काबिल ही नहीं जो गुजरात की स्थिति को कंट्रोल कर सके, तो वहीं गुजरात पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। क्योंकि देखा जाए तो अकबर के जहाज जब गुजर रहे थे वहां से, तो अकबर के जहाज को पकड़ लिया, रोक लिया। इतनी हिम्मत की भारत में ही भारत के मुगल सम्राट के जहाजों को रोका जाए, तो इसीलिए अकबर लेकर गए थे अभियान। वहीं देखा जाए ना तो एक और नजरिया अपनाते हैं कि गुजरात प्राचीन समय से लेकर टिल नाउ अब तक आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। तो ऐसा क्षेत्र अगर मुगल सम्राट के हाथों ना होता तो किसके हाथ होता, इसीलिए इन्होंने गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया और उसे विजय प्राप्त करने के बाद, बुलंद हासिल करने के बाद बनवाया था इस याद पर बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट,
शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, शाहू, राजाराम, शिवाजी द्वितीय। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे संभाजी। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है 2016, 2017, इवन आपका जो है करेंटली बहुत पूछा जा रहा है ये आपका 22 में 23 में। तो जब हम सक्सेसर की बात करते हैं शिवाजी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपको 2-4 अगर यहीं पे बता दूं कि फाउंडर के रूप में आ जाता है छत्रपति शिवाजी। इनके अलावा उनके सक्सेसर कौन थे? अष्टप्रधान, जो कि 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल शिवाजी ने बनवाया था। तो दरअसल 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो नियम है, ये आएंगे ही आएंगे। कुछ क्वेश्चंस उसमें से जैसे 8 मंत्रियों का पद में से एक बार पेशवा पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है पंडित राव का जो था पद वो किसके लिए था। तो इस तरह से 8 मंत्री पद भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? मृत्यु कब हुई? ये कुछ क्वेश्चंस आप रट लीजिए जो कि डेफिनेटली जब कभी आप एग्जाम देखेंगे या आप कोई भी बुक उठाकर ना टॉपिक वाइज आप देखिए क्वेश्चंस, अगर एग्जाम की बुक आपको मिलती है उसमें टॉपिक वाइज में आपको दिख जाता है, क्योंकि वैसे तो हम ही आप लोगों को एग्जाम वाइज बता रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें आपको ऑलरेडी मिल जाता है किस तरह से कि हाँ ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? संभाजी, जो कि उनके पुत्र थे, और संभाजी के पुत्र कौन थे? शाहू। जहां पर इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, डैश की अवधि को गुप्त काल के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर किसके काल को स्वर्णयुग माना जाता था? गुप्त काल के। तो चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करते हैं तो ये वही शासक हैं जिनके काल में सबसे ज्यादा, अगर लिटरेचर की, साइंस या विज्ञान की हम बात करें, साहित्य की बात करें, तो सबसे ज्यादा उच्च, कहते हैं ना, चरम सीमा पर पहुंच चुका था ये काल। इतना ही नहीं, इनके नवरत्न में कोई आम इंसान नहीं, बहुत ही बड़े बड़े ज्ञाता बैठे थे। अगर बात करते हैं कालिदास की, अगर बात करते हैं अमर सिंह की, ठीक है, या फिर अगर बात करते हैं हम तो शंकु जैसे आर्किटेक्ट की, तो बहुत मतलब वेल नोन पर्सनालिटीज जो थी इनके नवरत्न में माने जाते। कैसे भूल सकते हैं इनके काल के लिए? आर्यभट्ट, ठीक है, जिन्होंने लिखी थी आर्यभट्टियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट मैथमेटिशियन रहे थे, ठीक है। तो ये सब के सब हमें जो है किसके काल में नजर आते हैं? ऑफकोर्स चंद्रगुप्त द्वितीय। इवन अगर यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी तो याद रख सकते हैं कि जैसे कई बार पूछा जाता है कि वेन सांग जो हर्षवर्धन के काल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक चीनी यात्री किसके काल में आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम क्या था? फाहियान। हालांकि जब एग्जाम में आता है ना तो ज्यादातर वो हर्षवर्धन वाला पूछा जाता है, वेन सांग, लेकिन आपको फाहियान भी याद होना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार ऐसे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग आते हैं कि किसके काल में कौन कौन आया था, मैच कीजिए, उसमें भी आपको ये हेल्प करता है क्वेश्चन। या कई बार आता है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है ना। अब पेयर करेक्ट करने के लिए क्या है, उनमें से आपको कम से कम 2-3 मालूम होने चाहिए, तभी आप अपना उत्तर लगा सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से जो है आपको भी इस तरह के पेयर्स बना के दे सकते हैं, उस उद्देश्य से मालूम होना चाहिए। इवन चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत ही मशहूर है कौन सा? आयरन पिलर, मेहरौली, मेहरौली जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। आपने बड़ा सुना होगा ना लौह स्तंभ, तो वो लौह स्तंभ जो है वो यही है बेटा, जो मेहरौली में है। और उसमें जो जो मिला है साक्षी, जो मतलब लिखे हुए कहते हैं ना, प्रमाण मिले। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है लिखित प्रमाण। उस लिखित प्रमाण से ही इस बात का कहते हैं ना कि क्लियर हो चुका है कि ये जो है किससे संबोधित था? चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि उसमें एक राजा का नाम मेंशन है जिसका नाम है चंद्र, ठीक है। तो इतनी अच्छी जो आयरन की कास्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही विकसित हुई थी। दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह। तो अब यहाँ पर जो हमारा उत्तर होता है वो क्या है? फिरोज शाह तुगलक।
अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का, वह सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। हालांकि एग्जामिनर इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को एक और तरीके से याद कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान यही था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान यही था जिसने आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। क्या है? फुतूहत ए फिरोज शाही। और जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा? फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है। दूसरा, एक और इनके ऊपर जीवनी लिखी गई थी। जीवनी यानी इनके ऊपर ही एक और कथा लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, जो इन्होंने नहीं लिखी। किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही जो किसके द्वारा लिखी जाती है? बाय जियाउद्दीन बर्नी। अब जब एग्जामिनर में आपसे पूछेंगे तो आपको दोनों का क्या पता है डिफरेंस। ये ऑटोबायोग्राफी है भाई। ऑटो मतलब क्या होता है बेटा? कि स्वयं लिखी गई आत्मकथा, यानी मेरी ही कथा मैंने लिखी, आत्म, ठीक है, हमारी खुद की कथा, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी, जो किसी और ने लिखी है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही। तो दोनों ही इसकी बुक जो है इंपॉर्टेंट है। दोनों में कहीं से भी कुछ भी किसी तरह से पूछा जा सकता है। इसमें यहां पर डिफरेंस को देखकर क्वेश्चन पूछा जो गया है उसी के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए 4 करों में से नहीं था? ठीक है। अच्छा, अब देख लो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ज्यादातर ऑड वन आउट आ रहे हैं, अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो खराज है, ज़कात है, चराई है, खुम्स है। और यहाँ पर जो फिरोज शाह ने नहीं लगाया था वो कौन सा था भाई? चराई। ठीक है। चराई जो है वो दरअसल घराई और चराई तरह से 2 तरह के टैक्स होते हैं जो किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये लगाया था, जो कि किस पे लगाया जाता था? जो एनिमल रियरिंग हम देखते हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि वहां पर जो पशु चराई हो रही थी उस पर लगाया गया टैक्स। ठीक है। तो लेकिन खराज की बात करते हैं, ज़कात और खुम्स। ठीक है। तो दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने जो है 4 प्रकार के करों को इंट्रोड्यूस किया था, जिन 4 प्रकार के करों में से 3 तो यहां पर ही है। कौन सा? खराज, ज़कात, ठीक है, और खुम्स। और एक हो जाएगा जजिया। याद कीजिए फिरोज शाह ने इसे भी अपनाया था। जहां पे जो खराज है वो क्या है? आपका भूमि कर है। नॉर्मली जो भूमि पर लगाया जाता था, भूमि से कर लिया जाता था सिंचाई, मतलब कल्टीवेशन के दौरान जो हम देखते हैं, या जो प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है। ठीक है। ज़कात हो जाता था जो कि मुस्लिम पर लगाया जाता था, मुस्लिम पर लगाया गया कर। दरअसल ये एक धार्मिक तरह का कर नजर आता था, जहां पर उनकी जितनी भी आय है उसका 2.5% लिया जाता था ज़कात के रूप में। खुम्स होता था युद्ध में जीती गई संपत्ति, युद्ध में जीता गया धन। ठीक है। उस धन पर जो कर लगेगा, मतलब उसे कर के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जो कि कितना होता था? 1/5 होता था। ठीक है। जो युद्ध में धन जीता जाता था उसके 5 हिस्से कर दिए जाते थे, और वो एक सुल्तान और बाकी जो कहते हैं ना कि जो सैनिक थे उन्हें बांट दिया जाता था, जो 1/5 होता था। और जजिया, जो कि हम जानते हैं गैर मुस्लिम से प्राप्त किया गया कर, प्राप्त किया गया कर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये कर किस पे लगाया था? ब्राह्मण पे। इनसे पहले ये ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इनके काल में अब ये ब्राह्मणों पे भी कर लगाया गया। नेक्स्ट, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे?
चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक। वेरी क्लियर यहाँ पर लिखा है भाई कनिष्क। कनिष्क के काल में दरअसल उनके दरबारी अश्वघोष जिन्होंने लिखी है बुद्ध चरित, ठीक है। तो दरअसल एक तरह से बुद्धिस्ट स्कॉलर फिलोसोफर थे, एक बहुत अच्छे पोएट, ओरेटर, ड्रामेटिस्ट, मतलब काफी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, ठीक है। मतलब कवि भी थे, नाटकीय भी थे, जहां पर ये लिखते थे इस प्रकार का। और कहा जाता है कि एक तरह से जो कहते हैं ना धार्मिक सलाहकार के रूप में कनिष्क के दरबार में हमें ये नजर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कनिष्क कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें भारत का दूसरा अशोक भी कहा जाता है। और कैसे हम भूल सकते हैं कि जो बुद्ध के जो 4 संगतियां हुई थी, उनमें से जो चौथी संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, वो किसके काल में आयोजित होती है? कनिष्क के काल में आयोजित होती है। तो इसलिए अश्वघोष कनिष्क के काल में थे, उनके कंटेम्पररी हुआ करते थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाले निम्नलिखित शासकों में से एक था फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो यहाँ पर भाई किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था दीवानी? दीवानी क्या है? पहले तो यहाँ पर दीवानी हो गया रेवेन्यू राइट्स, यानी रेवेन्यू राइट्स यानी कर अधिकार, जो कि हम देखते हैं कल से फाइनेंस से जुड़ा हुआ ये विभाग, ठीक है, जो कि कौन सा स्टेट का है ये विभाग? कौन से स्टेट की बात हो रही है? बंगाल का है, ठीक है। किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? शाह आलम 2, ठीक है। यहाँ पर शाह आलम प्रथम भी मेंशन कर रखा है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन आपका उत्तर क्या है? शाह आलम 2, ठीक है। शाह आलम द्वितीय द्वारा दरअसल ये जो है ये प्रदान किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये प्रदान किया जाता है किसके दौरान, मतलब किसकी कौन सी परिस्थितियों के बाद? तो बक्सर का युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विपरीत जो लड़ रहे थे उनमें शाह आलम द्वितीय भी, यानी मुगल सम्राट, ये मौजूद थे। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर युद्ध को समाप्त करते हुए संधि साइन की थी, तो इन्हें भी बीच में ले आए और इस तरह से संधि से इन्होंने बंगाल के दीवानी राइट्स ले गए, जहां पे आप समझ भी सकते हैं कि जब कर अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए तो सभी बोलबाला बंगाल का सभी बोलबाला किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में। और वहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजी साम्राज्य की, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिद्वंदिता किससे थी? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। माने तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है, माने तो भाई अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है मराठों के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पर हमारा उत्तर है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब द्वारा दरअसल हम देखते हैं कि इनमें और शिवाजी के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, दरअसल हम देखते हैं कि जहां औरंगजेब इस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट थे, तो वहीं पर हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी का एक समय, एक दौर था जब वो बहुत शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे, जहां पर एक चुनौती ना केवल हम देखते हैं कि बीजापुर की ओर से शिवाजी को मिलती है, तो वहीं दक्षिण की ओर इस उभरती हुई शक्ति को रोकने के लिए, इन्हें दबाने के लिए औरंगजेब ने भी प्रयास किए थे। इस औरंगजेब ने 2 अभियान किए थे, जिस पहले अभियान में भेजा था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां जो कि शिवाजी द्वारा पराजित हुआ, लेकिन बाद में जब जयसिंह को भेजा गया था तो उसमें जयसिंह सफल हुए थे शिवाजी को औरंगजेब के समक्ष लाने में। लेकिन वहां पर औरंगजेब के व्यवहार के कारण फिर से जब शिवाजी ने एक तरह से विरोध करना शुरू किया, तो औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया शिवाजी को। और शिवाजी ने जैसे तैसे एक दिन मौका पाते ही जेल से फरार हो गए। जेल से फरार होने के बाद शिवाजी ने वापस आकर एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम हुआ मराठा साम्राज्य, और उपाधि ली थी छत्रपति शिवाजी की। तो देखा जाए तो ये जो प्रतिद्वंद था चल रहा था वो औरंगजेब और किसके बीच में चल रहा था? छत्रपति शिवाजी। ये दोनों ही क्या थे? कंटेम्परेरी थे। नेक्स्ट, किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर देखो खिलजी ही आ रहा है। ठीक है, एग्जामिनर ने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पर हमें ऑप्शन ही दे दिया खिलजी। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो कौन हो गए, गुलाम वंश के हो गए। वही गियासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते तुगलक वंश के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन, तो यहाँ पर तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल नजर आता है वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने ही अपने फादर इन लॉ, अलाउद्दीन कौन है, सन इन लॉ, और फादर इन लॉ कौन है, जलालुद्दीन। ठीक है, इन्होंने इसकी हत्या की और अपनी गद्दी प्राप्त कर ली, और इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने ससुर की हत्या करके तब खिलजी वंश के बने थे सुल्तान। ठीक है, उधर जलालुद्दीन कौन था, यही था फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। याद कीजिए जब खिलजी वंश के ये संस्थापक हुए, एक सेकेंड क्यों ना इसे अच्छे से लिख लिया जाए भाई, यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक गई है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो एक मिनट। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक, तो क्या लिखेंगे, खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहां पर याद कीजिए वो समय जब गुलाम वंश का अंत कर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव रखी थी, और उसके बाद इन्होंने कुछ बहुत ही कम समय के लिए जो हम देखते हैं, क्योंकि 1290 से 1296 यानी 6 वर्ष का इन्होंने शासन किया। उस समय भी विश्वास करते थे अपने नेफ्यू, ये इनके नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपना एक जो विश्वास था वो यहाँ पर इस कदर जता लिया था, और बाद में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देकर इनकी हत्या की और इनकी गद्दी हासिल कर ली थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह पागल था, वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। उसने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो भाई देखिए, अगर कहा जाए तो कारण तो उसमें कुछ मेंशन है, लेकिन एग्जैक्टली हमें एक ऐसा उत्तर देखना है जिस उत्तर से पूरा निचोड़ निकल आए, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता था, ये संभव था, लेकिन पागल कहना ही काफी नहीं होगा, और ये जो है ये एक तरह का क्या है, खिताब है जो दिया गया है। अब चाहे उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि जनता ने, लोगों ने, उस कंटेम्प्रेरी टाइम के जो लेखक थे उन्होंने उसको पागल कहकर संबोधित किया, हिस्टोरियंस ने इनको पागल कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो सही नहीं थे। ठीक है, तो वो सही नहीं थे क्यों, कि उसके पीछे और भी कारण था। क्या था कि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे, प्रैक्टिकल स्टेट्समैन नहीं थे। तो यही माने तो उत्तर है। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पर्सन नहीं था कि जिसने पांच प्रोजेक्ट्स चलाए थे, पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं फेल। इसीलिए कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक सही प्रैक्टिकल पर्सन नहीं थे, इसीलिए वो फेलियर थे। जबकि उन 5 प्रोजेक्ट में एक ये भी शामिल होता है कि उन्होंने राजधानी हस्तांतरित की। उन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद, वहां पर क्योंकि प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इस कारण से इमरजेंसी सिचुएशन में जो एक तरह से तबाही का माहौल आ चुका था, वहां पर फिर से ये क्या करते परिस्थिति में कि दौलताबाद से दिल्ली की ओर स्थानांतरित करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफी खर्चा भी हो रहा है। और देख रहे हैं कि इनका जो ये इनिशिएटिव था राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो फेल हो गया। तो दूसरा इनिशिएटिव एक और इन्होंने आगे जाकर जो लिया था वो लिया था टोकन करेंसी। आप जानते हैं कि यहां पर आ जाएगा आपका ये टोकन मुद्रा, हिंदी में इसको हम बोलेंगे टोकन मुद्रा। आपको पता है कि ये इनिशिएटिव भी बहुत भारी पड़ा था, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ था दिल्ली सल्तनत के राजकोष को लेकर। इन्होंने जो क्या डिसीजन लिया था कि चांदी की जगह तांबे के सिक्के जलाए जाएं।
अब तांबे के सिक्के चलाने के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसमें इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। एक तो वो इतने स्पेसिफाइड सिक्के अच्छे से इन्होंने किसी भी नियंत्रण में आयोजित नहीं करवाए थे कि जिससे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया जा सके ये शाही सिक्के हैं, ये रॉयल अथॉरिटी द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं सिक्के हैं। ठीक है, लोगों ने भी इस तरह के टकसाले घर में खोलकर सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, घपलाबाजी हुई। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी क्या होगा, फेक करेंसी भी होगी और रॉयल करेंसी भी होगी। तो इसमें क्या था कि ये जो इनका प्रोजेक्ट था वो भी फेल हो गया। तो प्रैक्टिकल एक्चुअली मैंने कभी भी ना एक बैकअप प्लान नहीं रखा कि मुझे अगर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने चलाया? J.A. हिकी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर भाई सबसे पहला जो बंगाल हम देखते हैं, भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था J.A. हिकी द्वारा। ठीक है, जिसका नाम था द बंगाल गैजेट। क्या था? द बंगाल गैजेट। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है पहला समाचार पत्र जब पूछा जाता है तो उत्तर आता है J.A. हिकी। जबकि हम देखते हैं कि मराठा एंड केसरी ये दो न्यूज़पेपर चलाए गए थे किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और राजा राम मोहन रॉय का नाम आ रहा है तो यहां पर भी हम कैसे भूल सकते हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ठीक है, ये मिरातुल अखबार जो था ना ये पर्शियन में था। तो ये किसके द्वारा था? राजा राम मोहन रॉय। तो हम देखते हैं कि विलियम बेंटिक जो कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन तीनों के ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर टेस्ट करके किसी और तरीके से पूछे, लेकिन यहाँ पर ये इतने सारे न्यूज़पेपर्स जो लिखे हैं उससे आपको मालूम होना चाहिए कौन सा J.A. हिकी का था, जिसे माना जाता है भारत का पहला समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। बर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ? 1857, 1905, 1937 और 1947। तो यहां पर बर्मा भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? उत्तर 1937। हम देखते हैं कि दरअसल बर्मा जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहां पर एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी जहां पर ये नेशनल मूवमेंट को लेकर बहुत आगे की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पर क्योंकि एक फैक्टर भी माना जाता है कि इन लोगों का धर्म यहाँ पर एक, जहां पर लोगों के अंदर डेस्परेशन, जहां एक परफेक्ट लीडरशिप के साथ इनका राष्ट्रवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद कमजोर करना बहुत जरूरी था। अंग्रेज जिन्होंने एंग्लो बर्मीज वॉर से बर्मा को जीता था तो कहीं ना कहीं से कॉलोनी तो बना रखा था, पर भारत में ही वो अंग्रेज इतने बिजी रहते थे कि इतना कभी इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते थे यहाँ के रिसोर्सेस को। बहुत जल्द अंग्रेजों का ये ख्याल था कि हम बर्मा के जो फॉरेस्ट एरिया है वहां उसको रिसोर्सेस कवर करके उनको बहुत अच्छे से हम यूज कर पाए। लेकिन वहां पर जो स्थिति पैदा हो चुकी थी राष्ट्रवाद को लेकर, उसे कंट्रोल करना आवश्यक था। और फिर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत में ना आ जाए, इसे भी रोकना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने इसका बेहतर निर्णय क्या लिया कि इन्होंने इसे भारत से ही अलग कर दिया 1937 में, ताकि कहते हैं ना जब शरीर का एक अंग कट जाता है, मतलब सड़ जाता है, तो पूरा शरीर उस अंग को काट देने में ही भलाई है। यानी अगर यहाँ राष्ट्रवाद आ चुका है तो इसे अलग कर दो, वरना इसका प्रभाव जो है वो भारत में भी फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ने वाला सिराजुद्दौला कहाँ का शासक था? पंजाब, मैसूर, अवध, बंगाल। बहुत क्लियर है उत्तर, यहाँ पर है बंगाल। प्लासी का युद्ध जो बहुत ही फेमस, हम देखते हैं कि बिहार में ये जो था उस समय बंगाल में ही ये शामिल था, जो प्लासी था। और हम देखते हैं 1757 का ये युद्ध जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जो लड़ा गया था किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो दरअसल ये जो पूरी की पूरी यहाँ स्टोरी नजर आती प्लासी के युद्ध से पहले, जिसमें सिराजुद्दौला पे आरोप लगाए थे काल कोठरी को लेकर कि काल कोठरी त्रासदी की घटना थी। सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को लेकर एक काल कोठरी में रात भर बंद रखा और अगले दिन सुबह जब उस काल कोठरी के दरवाजे खोले तो वो अंग्रेजों में से कुछ ही जीवित थे,
बाकी सब दम घुटने की वजह से मारे गए, जिसके कारण अंग्रेज बदला लेते हुए इस युद्ध को छेड़ते हैं और 1757 का ये युद्ध माना जाता है 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी का बहुत ही ज्यादा वेल नोन एक बैटल माना जाता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ये घटना का जो विवरण दिया गया है वो सब कहां पर है, बंगाल में है। ठीक है, सिराजुद्दौला भी कहां का रूलर, बंगाल का रूलर था, तो उत्तर हमारा बंगाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों का निवास स्थान नहीं था, गोवा, हुगली, माहे, मद्रास। तो यहां पर भाई क्या है उत्तर, गोवा नहीं था, क्योंकि गोवा अंत तक रहा था किसके पास, पुर्तगालियों के पास। ठीक है, अब यहां पर ये याद रखना भारत में बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, फिर वो चाहे पोर्टुगीज हो, डचेस हो, ठीक है, ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, डेनिश हो। ठीक है, तो सबके साथ आए थे, लेकिन शासन किसने किया था, भारत में अंग्रेजों ने। ठीक है, हालांकि इनका यहाँ से निकास हो गया, इनका भी निकास हो गया, इनका भी निकास के बराबर था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके और अंग्रेजों के देश के बीच में जो वैवाहिक संबंध बन गए थे उसमें कहीं ना कहीं गोवा पुर्तगालियों के हाथों लगा, और इसीलिए गोवा आजादी के बाद तक भी पुर्तगालियों के हाथों में ही रहा था। वहीं हुगली में अंग्रेजों ने देखा कि हुगली रिवर के पास इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी, तो वहां का जो क्षेत्र है नियर सेटलमेंट इन्होंने बसाया था, वहां पर इनका आधिपत्य हो चुका था अंग्रेजों का। माहे, माहे जो कि फ्रांसीसियों के पास था, लेकिन कहते हैं कि एंग्लो फ्रेंच वॉर के समाप्त होने के बाद पेरिस की संधि से माहे फ्रांसीसियों के पास आ जाता है, लेकिन फिर से बाद में 1779 में माहे जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। और मद्रास अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी जो कि भारत में इनके द्वारा बसाए गए 3 नगर इनके द्वारा ही थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो इनके मुख्य प्रेसिडेंसी भी मद्रास थी, तो इसलिए हम देखते हैं ये तीनों ही अंग्रेजों के थे, पर गोवा नहीं था। नेक्स्ट 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। तो यहां पर उत्तर जो है हमारा क्या होगा, आगा खां। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर ने दोस्तों यहाँ पर वर्ड दिया है आगा खां, जबकि अगर हम देखते हैं तो इनके जो मतलब फाउंडर मेंबर्स में नजर आते हैं, सबसे पहले जो इनके फाउंडर नजर आते हैं वो है ख्वाजा सलीमुल्ला। ठीक है, ख्वाजा सलीमुल्ला, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन हुए थे, आगा खां हुए थे। दरअसल हम देखते हैं कि ये जो थे मतलब इस समय एक दौर आ चुका था जब बंगाल विभाजन हो चुका था 1905 में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के अधिक मतलब कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पर ये विभाजन हुआ था। अब जब विभाजन हो गया तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स को रियलाइज हुआ कि उनका खुद का कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसकी अनुमति वो लेते हैं किससे, भारत के वाइसरॉय मिंटो से। और अंग्रेज तो चाहते ही थे भारत में डिवाइड एंड रूल, इसीलिए उन्होंने अनुमति दी और तब 1906 में स्थापित किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के पैगंबर के रूप में जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण। उत्तर यहाँ बहुत क्लियर है भाई, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने भारत में एक ऐसे रूढ़िवादी समाज में हमारे भारत के बीच की परंपराओं के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसी नई सोच दी जिसके ऊपर उन्होंने साफ उंगलियां उठाई कि हमारी भारत की परंपराओं का क्या आधार है, किस आधार पर इन परंपराओं को निभाया जा रहा है। तो माना जाए तो हमारे जो वेद है वो कुछ और बोल रहे हैं, हम निभा कुछ और रहे हैं, इनके पीछे तर्क और कुछ चीज है, ये मिथोलॉजी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सारी बातें मिथ्या है, झूठी है, इनका कोई आधार नहीं है। जहां भी हमने पीछे डिस्कस किया था संवाद कौमुदी, कॉन्वर्सेशन, संवाद मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, तो वही न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे थे, भारतीय परंपराओं को लेकर इन्होंने सवाल उठाए थे, उनके ऊपर लॉजिक्स को लेकर बात की थी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते सती सिस्टम, सती प्रथा। सती प्रथा की इनके लिए कहना था कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका इन्होंने पूर्ण किया गया था, विरोध किया था। तो नई सोच को भारत में लाने वाले कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, इसलिए कहलाते हैं कि नई सोच को लेकर आने वाले पैगंबर।
नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस देश से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगने गए थे? फ्रांस, चीन, जर्मनी, अमेरिका। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा जर्मनी, क्योंकि हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी जाते हैं वहां उनकी मुलाकात होती है हिटलर से, एडोल्फ हिटलर, जो कि हम जानते हैं कि उन्होंने नेताजी का खिताब सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के आइडियोलॉजी से बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक काफी इम्प्रेस हुए और काफी मतलब उनको अप्रिशिएट किया था। और जहां वहां पर जर्मनी खड़ा था तैयार इस तरह के लिए कि अगर भारत के फ्रीडम को लेकर वो साथ देने की बात भी करेंगे तो वो तैयार है। ठीक है, हालांकि बाद में हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से जाते हैं जापान। ठीक है, और वहां पर आजाद हिंद फौज के साथ उन्होंने जो भारत की ओर अग्रसर होना शुरू किया था भारत की आजादी को लेकर, वो भी एक बहुत अच्छा एपिसोड हमें नजर आता है सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ में। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड जो कंट्री थी वहां पे खड़ी थी सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर भारत के लिए, वो कौन थी? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट, और इसी के साथ हुआ भाई आज का सेशन। तो कैसा रहा था ये सेशन मेरे साथ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और भी करने के लिए अगले सेशन में मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में नए क्वेश्चंस, नए सेशन के साथ, मुलाकात के साथ। अभी दीजिए मुझे आगे, टाटा, बाय बाय।